everyone, this is Ananya Hilsel, the community leader for IPSF. For people who have just joined, let me give you a quick introduction. Indian Pharmaceutical Association Students Forum is a citywide chapter of National Forum for Pharmacy Students, which aims at bringing all pharmacy students under one roof, synergizing their energy to make a betterment in society. Today, we have with us Sir Ashutosh Kumar Srivastava. He'll be joining us in a minute. Sir Ashutosh Kumar Srivastava. He is the founder of Pharma Revolution, which is an edtech startup which has helped many pharmaceutical professionals and students better their chances of working with leading pharmaceutical companies. Sir has experience of working with major companies like Cipla, Elder, and Elchem Laboratories. His experience and expertise has helped over 3,000 pharma professionals better their chances and get their dream jobs at leading pharmaceutical companies. Sir, it's an honor to have you here. Thank you. Thank you very much. Sir, it's, when we got to know that we are having you with us here to tell your experience, all of us got very curious. Can you tell us about your journey? How you went from being a B.Pharm graduate to working at companies like Cipla and then starting your own startup as a career coach? Can you tell us how, the journey was? So, जर्नी स्टार्ट हुई 2009 में जब मैंने अपना B.Pharm कंप्लीट किया. तो उस टाइम पर इतना क्लियर ये नहीं था कि क्या करना है ना. बस मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल. ओके. तो हम लोगों को बस इतना पता था, क्योंकि पता ना ये एरा अलग है, वो एरा अलग है. मतलब वैसे हम एकदम पुराने जनरेशन के नहीं है, ऐसा नहीं है, बट हाँ एरा में बहुत डिफरेंस है. ये पूरा इंफॉर्मेशन का एरा है. और उस टाइम पे लोग गूगल, यूट्यूब तो था नहीं. यूट्यूब का भी फाउंडिंग आई थिंक 2009 में हुआ था, तब उस यूट्यूब स्टार्ट हुआ था. लोगों को मेल करने में भी बड़ा मशक्कत करना पड़ता था, बहुत स्ट्रगल था उसमें. हम लोगों को बस इतना पता था कि वी वांट टू वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट. सो हम कुछ 5-6 फ्रेंड्स थे, वो एक साथ लेके हम लोग एक हरिद्वार, हमारे साइड में एरिया है नॉर्थ में, हरिद्वार, देहरादून, ये सब फार्मा के यहाँ पर प्लांट्स हैं बहुत सारे. तो मुझे लगा कि यहाँ पर चलते हैं रिज्यूम लेके. तो हमने प्रिंट आउट्स लिए 45-50 प्रिंट आउट्स इतने बंच में, 1 by 1 कंपनी हमने देना स्टार्ट किया. अप्रोक्सीमेटली आई थिंक मुझे लगता है कुछ 1 महीने हम लोगों ने रिज्यूम बांटे बाई हैंड, सब एक सिक्योरिटी गार्ड्स को, और कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. फिर एक रेफरेंस के थ्रू एक छोटी सी कंपनी में स्टार्टिंग मिली मुझे, और वहां पे मैंने 2-3 महीने काम किए, थोड़ा चीजों को सीखा, फिर नेटवर्क थोड़ा यूज किया. फिर मुझे वक्त काम करने का मौका मिला सिप्ला में. फिर वहां पे काम किया. फिर एल्डर फार्मास्यूटिकल देहरादून में काम करने का मौका मिला, वहां पे मैंने 2 साल काम किया. सिलकाल का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था उसका इंचार्ज था वहां पे मैं. उसके बाद फिर मुझे इप्का सिलवासा, ये वापी के पास में सिलवासा प्लेस है दादरा नगर हवेली में, वहां पे काम करने का मौका मिला रेगुलेटरी प्लांट में. फिर उसके बाद एलकेम में मैंने काम किया, बट एलकेम में मैंने 2014 से 2018 तक काम किया. और वो जो वहां का टेंशन था वो मेरे लिए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मिंग था, क्योंकि वहां पर मेरा जो रोल था वो चेंज हुआ. एक प्रोडक्शन पर्सन से क्यूएमएस को हैंडल करना, और क्यूएमएस के साथ साथ यूएसएफडीए के ऑडिट को मैनेज करना, उनके कंप्लायंस को हैंडल करना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 483 और बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी कि किसी भी कंपनी को 483 मिलता है, लेकिन नोटिस मिलती है तो कंपनी शटडाउन तक हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. तो वो जो मेरा एक रोल हुआ वो काफी चेंज आया मेरे ओवरऑल एक पर्सनालिटी में, कि मुझे यहाँ बहुत सारी चीजों को एक साथ डील करने का मौका मिला. बट उसके साथ साथ में, क्योंकि बाय प्रोफेशन, बाय कैरियर तो हम लोग फार्मासिस्ट ही हैं, हम कहीं पर भी पहुंच जाए. बट अगर आप देखते हैं ओवरऑल पूरे इंडिया में फार्मासिस्ट का जो एक तरह से कंडीशन है, स्टेटस है, वो मुझे सही नहीं लगता था. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, हम 2-4 लोग कहीं अच्छी जगह पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं, जो स्मार्ट होते हैं या फिर जो हार्ड वर्किंग होते हैं, या फिर हो सकता है जिनके साथ कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे हो जाएं, वो अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं. बट बहुत सारे लोग जो डिजर्विंग हैं, और शायद उनको ना मौका मिल पाता है, और ना फिर उनको यह हो सकता है उस तरह का से उनको अपॉर्चुनिटी ना पता चल पाती है, तो पहुंच नहीं पाते वहां तक. तो एक ऐसे रैंडम सा दिमाग में अचानक से एक दिन ऑफिस में लगा कि स्टार्टअप करना है. तो
जब मैंने ये बताया अपने बॉस को तो उनको लगा कि ये इनको कहीं और ऑफर मिला है, ये हमें बस ऐसे ही गोले मतलब सरकार है कि यहाँ से छुट्टी मिल जाए और कहीं और जाके ज्वाइन करने का बंदा। बोला नहीं आशुतोष, तुम्हें जो भी पैकेज चाहिए होगा, मतलब जो भी होता है एक इंटरनल ऑफरिंग के तौर पे। फिर मैंने कुछ वेबसाइट उस टाइम पे डिजाइन करी, मतलब करवाई थी, मैं वो सब दिखाई अपने बॉस को। मैं कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप 9 इयर्स एक इंडस्ट्री में एक उस प्रोफाइल से जहां पर आप कुछ नहीं थे, और वहां से आपने बहुत मेहनत करके आप कहीं पहुंचे जहां पर आपको पहुंचना था, और शायद वो प्रोफाइल, वो जर्नी और वो जो उस टाइम पे सब कुछ था, वो बहुत लोग चाहते हैं कि हाँ वो हो जाए। मैं भी चाहता था एक टाइम पे, बट मेरे दिमाग में ये भी था कि ठीक है ये मेरा एंड गोल नहीं, किसी भी कंपनी का जनरल मैनेजर बनना, वीपी बनना, वो मेरा एंड गोल नहीं था, मुझे शायद उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर इतने सारे एक्सपीरियंस को लेके और मैं कुछ जाऊं और मैं कुछ स्टार्ट करूं, तो मैं भी बहुत सारे लोगों को मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा। इस मोटिव के साथ में मैंने 2018 में स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 1 ईयर तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। सबसे मुश्किल काम यह है कि अब लोगों तक पहुंचेंगे कैसे। मैं चाहता हूं, मेरा इंटेंशन है कि हम लोगों को हेल्प करना चाहता हूं कि फार्मेसी स्टूडेंट जितने भी इंडिया में हैं, अलग अलग स्टेट में हेल्प करना चाहते हैं, बट पहुंचे कैसे। तो वो सारी चीजें करने में काफी टाइम लगा, और फिर कोविड आया और उसमें भी काफी चीजें चेंज हुई। बट आफ्टर ऑल अब लास्ट 2 इयर्स में हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग हम तक पहुंचे हैं, और हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाए। और इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे हैं, और एक उनको एटलीस्ट हम बस, मतलब मेरा जो मोटिव है वो बस ये है कि पोटेंशियल आपके अंदर है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मुझे क्या करना है, मुझे बस आपको एक डायरेक्शन देना है, मुझे बताना है कि ये कर लो तुम, और फिगर आउट तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ बट मैं ऑप्शंस बता सकता हूँ, क्योंकि जितना आप फिगर आउट करके चीजों को करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं फिगर आउट करके आपको दूंगा, आपको हो सकता है 2 साल बाद वो लगे कि ये सही नहीं था, बट अगर आप सेल्फ फिगर आउटिंग करके कोई चीज आप पाते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही था, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू जाता है वो। तो बस यही है, और यही करने की कोशिश हो रही है। सर यही हम काफी एक्सपीरियंस करते हैं ना कि फर्स्ट ईयर में हम डिसाइड करते हैं नहीं यार हम रिसर्च में जाएंगे, फिर सेकेंड ईयर में डिसाइड करते हैं नहीं यार ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, हम ना दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा अच्छा होगा ना फॉर्मुलेशन में चले जाते हैं। फिर तीसरे ईयर में डिसाइड होता है प्रोडक्शन में चले जाए, से हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमको करना क्या है। तो फर्स्ट 2 ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि हम डिसाइड तो कर ले एटलीस्ट कि करना क्या है। तो आप बता सकते हैं कि हम कैसे मतलब अपने आप को श्योरिटी दे पाए कि हाँ एक पाथ, कैसे आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि कैसे हम डिसाइड कर ले कि कौन सा पाथ लेना है हमको। फार्मेसी का सबसे बड़ा इशू यही है। मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो भी बनाए थे। बाकी प्रोफेशन में क्या होता है ना कि आपको पता होता है आपको करना क्या है ना। कि आपने अगर एमबीबीएस में आपने एडमिशन लिया है तो आपको पता है कि आपको पेशेंट को ट्रीट करना है। कोई फिजियोथेरेपी करने जा रहा है तो उसको पता है कि उसको पेशेंट को ट्रीट करना है बाई एक्सरसाइज और जो भी थेरेपीज होती हैं। कोई और भी कोई प्रोफेशन ले लीजिए आप, इंजीनियर्स हो, सीए हो, कुछ भी हो, उसे पता है कि उसे करना क्या है। जब आपको पता होता है आपको करना क्या है तो आप उसी तरीके से अपने पूरे एटीट्यूड को, अपने पूरे मैकेनिज्म को सेट कर देते हैं। आपको पता है कि हाँ आप नॉर्मल भी कोई पेशेंट देखें तुमको लगेगा 5 साल बाद ये मुझे मिलेगा तो मैं इसको ऐसे ट्रीट करूंगा। बट फार्मेसी में प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें करना क्या है यही फिगर आउट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। हम अपने आप को ट्रेन तो सेकंड लेवल पे करेंगे, बट फिगर आउट करना कि हमें करना क्या है ये सबसे बड़ा इशू है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें सारी चीजों के बारे में ना एकदम रियल डाटा होना चाहिए। क्या बहुत सारे आप आर्टिकल्स, ब्लॉग्स पढ़ोगे वो थोड़े फैंसी होंगे, बहुत सारे डाटा होंगे, बट जब आप ऑन ग्राउंड जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत अलग लग रहा है। ये बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आपको पता है ग्लासडोर जो बहुत सारे रिव्यूज लेता है कंपनियों के सैलरी पैकेज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। बट आप जब कंपनी में जाओगे आपको लगेगा कि ये तो अलग कल्चर है। आपको लगेगा मुझे क्वालिटी कंट्रोल में काम करना, बट आप जब लैब में 2 दिन काम करो आपको लगेगा नहीं भाई यहाँ तो हम काम कर ही नहीं सकता, मैं दिन भर खड़े रहो इधर लैब के अंदर 4 लोगों के बीच में, क्या करना मुझे यहाँ पे, है ना। उस टाइम तो यार बाकी लोग तो बहुत चिल कर रहे हैं बाहर, उनका लाइफ एकदम अलग है, हम पूरे 10 के 12 घंटे लैब में खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें ये पसंद है कि हाँ मुझे लैब में काम करना है तो अच्छी बात है, फिर डिसाइड करके हम लैब में जाते हैं। बट अगर तुम्हें पसंद है कि तुम्हें लोगों के बीच में रहना है,
तो फिर तुम्हें शायद बिजनेस डेवलपमेंट या मार्केटिंग सेल्स में जाना चाहिए, है ना। या तुम्हें पसंद है कि तुम्हें इंटरनेशनली बहुत सारे अफेयर्स, जो बहुत सारी कंट्रीज में कोई भी कंपनी होती है, तो अगर उसको किसी भी कंट्री में बिजनेस करना है तो उसको अपनी एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, वो होता है रेगुलेटरी अफेयर्स टीम, जो वहां की लीगल पॉलिसीज, जितनी भी सारे रूल रेगुलेशन होते हैं उनके साथ डील करते हैं। तो ये पता होना कि एक्चुअल में अलग अलग डिपार्टमेंट का काम क्या है और उस वर्क में आप कहाँ तक जाएंगे, ये सबसे जानना जरूरी है। अब जैसे अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को ना आप 4 सेगमेंट में बांट सकते हो, ठीक। स्टार्ट होता है बिजनेस डेवलपमेंट से। अब बिजनेस डेवलपमेंट टीम है तो वहां पे बिजनेस डेवलपमेंट होना, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेट करना, सेल्स को कैसे बूस्ट करना है वो करना, वो एक पूरी अलग टीम है। बट स्टार्टिंग किसी भी कंपनी की वहीं होती है। इनफैक्ट रिसर्च भी वहीं से स्टार्ट होता है कि मार्केट में जरूरत किस मेडिसिन की है, तो हम किस पे रिसर्च कर सकते हैं कि जिससे अच्छा बिजनेस मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, है ना। कुछ जितनी भी कंपनियां हैं, तो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, बट हम एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री के लिए काम करने वाले हैं। बाकी प्रोफेशनल्स कैसे होते हैं कि पेशेंट ट्रीट करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, सर्विस करेंगे। हम क्या है, हम एक प्रोडक्ट के लिए काम करेंगे। उसी प्रोडक्ट को रिसर्च करना है, उसी को फॉर्मुलेट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, फिर मार्केट में लाके उसी को सेल करना है। तो एक तरह से हम एक मेडिसिन के लिए काम करते हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम एक अलग प्रोफेशनल है हेल्थ केयर के, ठीक। तो अगर हम 4 सेगमेंट में बांटे तो एक सेगमेंट हुआ बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये टीम आती है। अब अगर किसी को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे बिजनेस डेवलपमेंट का, मुझे समझ आता है बिजनेस कैसे होता है, मैं आइडियाज दे सकता हूँ, मैं पोजीशनिंग कर सकता हूँ किसी ब्रांड की, मुझे प्रेजेंटेशन पता है कैसे क्या हो सकता है, या फिर आप मार्केटिंग के लिए बता सकते हो, या सेल्स कैसे बूस्ट करना है, आपको ये सब चीजें पता है, तो फिर आप उस टीम में जाओगे तो आपके लिए अच्छा है। तो स्टार्टिंग से ही आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ मैं बी फार्म के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हूँ, बट मुझे जाना यहाँ पे है, तो मैं अपनी स्किल्स यहीं से उसको मेंटेन करना स्टार्ट करता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कन्विंसिंग मेरा एक तरह से स्किल होनी चाहिए कि मैं अपनी बातें लोगों के सामने रख सकूं, प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा होना चाहिए। आप टेक्निकली साउंड करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो जिन चीजों पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरी टेक्निकल होल्ड अच्छी हो। तो एक सेगमेंट ये हुआ, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, अगर ये है तो फिर प्रिपेयर करो इसके लिए। सेकंड में आते हैं रिसर्च में। तो रिसर्च में ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, उनमें क्लिनिकल रिसर्च भी आ गया साथ साथ में, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब डिपार्टमेंट है। अब इन सब डिपार्टमेंट के बारे में भी हमें पता रहना चाहिए कि हाँ इसमें हम क्या करने वाले हैं। अगर हमें पता रहेगा, अब अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है तो फिर आपको ये शुरू से ही दिमाग में रखना है कि मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही जाना है, मुझे अपने आप को उसी तरीके से ही प्रिपेयर करना है। और आपका हर एक दिन, हर एक साल एक साइंटिस्ट के तौर पे अपने आप को सोच के आपको आगे बढ़ना है, तो ही आप आगे जाके एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। अगर आपके लोगों को कहने के लिए तो मैं R&D में जाऊंगा, बट आप कर कुछ नहीं रहे, तो जब 4 ईयर बाद निकलेंगे तो आपको लगेगा कि करना क्या है, ठीक। थर्ड सेगमेंट में पहुंचते हैं तो वहां पर कमर्शलाइजेशन वाला जो पूरा प्लांट होता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। तो वहां पे क्या होता है, कमर्शलाइजेशन है, 24/7 प्रोडक्शन चलता है, सारी टीम साथ में मिलकर काम करती है, तो एक अलग इन्वायरमेंट होता है वहां का। जी सर। तो इस तरीके से आपको सारे सेगमेंट के बारे में बहुत रियल डाटा, बहुत रियल इन्फो होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। और होता क्या है कि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जब ऐसे बहुत सारे सेशंस के लिए हम मीटअप करते हैं, तो मैं जब पूछता हूँ तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है। उसमें गलती किसकी होती है कि कॉलेजेस की गलती है। मैं सीधे, मुझे तो कॉलेजेस से बहुत शिकायत रहती है कि भाई आप अपने, आपकी वजह से आपने सब कुछ किया। बहुत सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, बट बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अच्छे नहीं हैं, और उन्होंने बस फार्मेसी में एडमिशन लिया एक तरफ से और निकाल दिया है, और उन लोगों को पता नहीं है मार्केट में जाने के बाद कि क्या है। और उससे क्या हुआ, क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्क्रीनिंग नहीं होती है, तो स्टूडेंट बिना किसी भी एक स्क्रीनिंग प्रोसेस को क्रॉस किए हुए बिना एडमिशन लेता है, पास आउट हो जाता है, मार्केट में जाता है। तो एक जो हमारे पुराना हम या हमसे पहले के भी जो फार्मासिस्ट रहे हैं, बी फार्मा, एम फार्मा जो भी किए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा इमेज मार्केट में इंपैक्ट नहीं किया है जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ ये फार्मासिस्ट मतलब बहुत ही रेपुटेटेड प्रोफेशनल है। आपको ऐसा रिपुटेशन वाला प्रोफेशनल फील नहीं होगा। क्यों? वैसा इंपैक्ट किसी ने डाला नहीं है अभी तक। वो अगर हम अपने आप को उस तरीके से समझेंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, तो हम इंपैक्ट कर सकते हैं। आप कंपनी में जाओगे, HR इंटरव्यू लेगा बी फार्म के फ्रेशर्स को, मतलब हमने
पूछ लिया अपने टाइम पे, कोई एम फॉर्म बंदा है बट उसको नहीं समझ आ रहा है क्लियरली कुछ, ऐसा नहीं, वो काम करने के लिए ही उसने एम फॉर्म किया है या उसने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की होंगी, बट बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो उसे क्लियर नहीं है, और जब क्लैरिटी नहीं होती तो फिर हम एक गुम हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं, करना क्या है, बहुत सी छोटी छोटी बातें भी हमें पता नहीं चल पाती। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अपने सेकेंड ईयर में अगर आप बीफार्म कर रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर में क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जाना किस वे में है, आप पता कैसे कर सकते हैं, आपके कॉलेज में सीनियर्स हैं, अगर वो कहीं अच्छी जगह काम करे तो वहां से पता कर सकते हैं, अगर आप लिंक्डइन यूज कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, धीरे धीरे आप वहां पे लोगों से मिल सकते हैं, कोई नहीं मिल सकता तो आप फार्मा रेवोल्यूशन से कम से कम मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई करते हैं, ईच एंड एवरी मेल ऑलमोस्ट जितने होते हैं हम सबको रिप्लाई करते हैं, भले हमें एक हफ्ता लग जाए, बट रात के 12 बजे तक भी मुझे अगर मेल्स रहता है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ प्रॉपर, एकदम प्रॉपर लिख के, भले उधर से मेल आएगा ऐसा एक लाइन लिख के, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हम उनको समझा सकें, क्योंकि अगर समझाने से उनका लाइफ या उनका करियर सेट हो जाता है तो उनके पीछे जो उनके पेरेंट्स या सबकी मनी टाइम और बहुत सारे जो होप उनके पीछे हैं वो शायद उनका एक सही डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जाना किधर है, बाकी करना तो कर रहे हैं सब, ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ ब्रेन कम है, आईक्यू कम है या फिर पोटेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है, इंसान तो एक दिन में बदल सकता है और उसको लगे कि मुझे अपॉर्चुनिटी है ना तो वो फिर दिन रात लगा के अपने आप को चेंज कर लेगा, बट पता तो चले एग्जैक्टली करना क्या है। जी सर, बहुत बार कैसे होता है, हम थर्ड ईयर में पहुंचते हैं, थर्ड ईयर में पहुंचने के बाद एकदम से सीरियस सा माहौल हो जाता है कि हाँ भाई सबको पता है अभी क्या करना है लाइफ में, एक बोल रहा है पैकेजिंग में जाना है, एक बोल रहा है मैं तो प्लेसमेंट ले लूंगा, बच्चे वो जीपैट जीआरई सबकी तैयारी कर रहे हैं। ये सब कैसे होता है, थर्ड ईयर में जाके होता है, बट पहले 2 साल हमने क्या करना चाहिए? तो पहले 2 साल तो मतलब नया नया बस 12th से पास हुआ बच्चा आता है, कुछ पता नहीं होता है, तो पहले कुछ एडवाइस है आपको कि फर्स्ट 2 years में क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ ये करना ही है पहले 2 साल? देखो, जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपको आपको बस अपने सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। क्या होता है कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट उस सिलेबस को, उस करिकुलम को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सके, बहुत लोग नहीं भी कर पाते। आज के टाइम पे, अब हम लोग के टाइम पे रैगिंग भी होती थी, तो हम लोग के 1.5-2 महीने तो उसमें चले जाते थे पूरे, तो पता चला पहला सेमेस्टर ही कोई क्रॉस कर ले तो बहुत बड़ी बात है, ये पहले सेमेस्टर में कितने लोग फेल हो गए। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर तो आप टोटल फोकस करो, क्योंकि सेमेस्टर में आने से पहले एक डिसीजन लेना चाहिए आपको कि आप फार्मेसी में क्यों जा रहे हैं। ठीक, अभी रिसेंटली मेरा एक कॉलेज में गया था मैं, वहां पे एक स्टूडेंट थी, तो उससे मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, तो उसने बोला कि डी फार्म कर रहे हैं। तो डी फार्म क्यों कर रहे हो, तो बोला पापा ने बोला। तो बोला पापा ने क्यों बोला, बोला उनको मेडिकल स्टोर ओपन करना है। तो मैं कहा मेडिकल स्टोर पर कौन, का तुम्हारा भाई बैठेगा, बोले हाँ सर। तो अगर तो अगर ये, अब सोचो अगर ऐसे में कोई करने आएगा कोर्स ना, तो अब कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो एडमिशन लेने से पहले क्लियर करो भाई कि एडमिशन क्यों लेना है। रिटेल में अगर केवल जाना, केवल मेडिकल स्टोर ही ओपन करना है, तो मुझे लगता है उसके लिए बीफार्म करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर आप बिना बीफार्म किए भी ओपन कर सकते हैं। ड्रग लाइसेंस लेंगे, किसी फार्मासिस्ट को हायर करेंगे, उसके लाइसेंस को साथ में सबमिट करेंगे और इथिकली आप मेडिकल स्टोर ओपन करके चला सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि खुद ही आप करें तो ठीक है, आप कर लीजिए, बट क्लियर हो। अब बैकअप के तौर में कुछ नहीं होगा तो मेडिकल स्टोर ओपन कर लूंगा, ये कुछ नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, वो कुछ नहीं हुआ तो वो कर लूंगा। तो फर्स्ट ईयर में कुछ मत करो। अगर आपने डिसीजन सही लिया है, सही तरीके से एडमिशन लिया है, तो फर्स्ट ईयर तो आप केवल पढ़ाई करो, समझो एक एक सब्जेक्ट जो आ रहे हैं, समझो कि क्या है ये, उनको ऑनेस्टली एक सही तरीके से समझने की कोशिश करो कि मैं क्या मुझे मिल रहा है सब ये, है ना। और वहां से फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट समझो, सब्जेक्ट के साथ साथ में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है सब जगह पे, तो फिर इंडस्ट्री को भी साथ साथ में समझो, है ना, कि पूरी इंडस्ट्री कैसे चल रही है, फार्मा इंडस्ट्री स्टार्ट कहां से हुआ था, आज सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हो रही है, वैल्यू कहां पर है, R&D कहां पे है, क्लिनिकल सबसे ज्यादा कहां हो रहा है। जितना आपके पास इंफॉर्मेशन चारों तरफ से रहेगा ना, डिसीजन लेना उतना आसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप उस जोन में चले जाएंगे जहां आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल अवेयरनेस कि क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से पूछो सेकंड ईयर से कि GMP का फुल फॉर्म बताओ, तो अगर वो GMP का फुल फॉर्म नहीं बताता है तो इसका मतलब ये है कि हम इन्वॉल्व नहीं है अपने पढ़ाई में, या अपनी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर हम इन्वॉल्व तो हैं बट हमको लग रहा है कि यार कोडिंग कर लेता तो ज्यादा अच्छा था। ठीक,
तो सबको लगता है कि कोडिंग बहुत कूल चीज है और हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में केवल स्टडीज पे फोकस करो, जितने सब्जेक्ट्स उस पर डीपली थोड़ा जाओ, क्या है अपनी स्ट्रेंथ देखो कहां तक हम जा सकते हैं, और इंडस्ट्री के बारे में थ्रू वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, अलग अलग जितनी भी चीजें मिलती हैं वहां से समझने की कोशिश करो। सेकंड ईयर आता है जहां पर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, थर्ड ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में ही डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। उतना हमको आ जाता है कि हमें क्या करना है। तो आप सेकंड ईयर में डिसीजन लो कि आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है। ठीक है, आप बहुत क्लियर नहीं है, क्लैरिटी बहुत मुश्किल चीज है, तो आप बहुत क्लियर नहीं, बट थोड़ा तो नैरो करिए कम से कम। एक दो ऑप्शंस रख सकते हैं, बट वो एक दो ऑप्शंस एकदम अपोजिट नहीं हो चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एकदम अपोजिट तो होती नहीं है कि बाइपोलर तो नहीं कि या तो आप मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं या तो फिर आप क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाह रहे हैं। एकदम दोनों अलग चीजें हैं, मिलते जुलते। हाँ, या तो बिजनेस डेवलपमेंट करूंगा या फिर मार्केटिंग में, सेल्स में जाऊंगा। एक सेगमेंट है, बट एक सेगमेंट के 3 सेक्शंस को आपने चूज कर रखा है, उसमें कुछ भी मिलेगा तो मैं जाऊंगा। तो आपको सेकंड ईयर में ये चीज समझना पड़ेगा, क्या क्वालिटी एश्योरेंस या क्यूए मिलेगा तो मैं जाऊंगा, एफएमएसएन मिला तो जाऊंगा, आरएनडी एपीआई मिला या आरएनडी एफएनडी मिला तो जाऊंगा। तो आपको थोड़ा सा जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको नैरो करके विद गुड इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन, आपको वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा। वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। मुझे लगता है ये करना चाहिए, इससे बेनिफिट मिलेगा। जी सर, हम लोग जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ाई हमने कर ली, मतलब जो टीचर बोल रही है प्रोजेक्ट करने, असाइनमेंट्स करने, सारे टेस्ट अच्छे से दे रहे, पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पर प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा। प्लेसमेंट मतलब इंटरव्यू दे रहे बट सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। सब तो किया अच्छे से, फिर वो क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार कहाँ रह गए, या क्या करना चाहिए अलग से, या क्या कमी रह गई। तो कैसे हम अच्छा जॉब प्लेसमेंट ले सकते हैं अच्छे कंपनी में? रूट कॉज पे जाते हैं पहले। रूट कॉज क्या है? हमारा प्रिपरेशन सही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमें गाइडेंस सही नहीं मिला। ठीक, उसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। गलती क्या है? फिजियोथेरेपी, सीए, इंजीनियरिंग, कोई भी चीजें हैं, जैसे कोई कोडर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है उसको। क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपने फाइनल ईयर में कोडिंग करके एक ऐप बना के या कुछ कोडिंग का सैंपल देके वो दिखा सकता है कि मैंने ये कोड किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही है। या फिर कोई डॉक्टर हो, उसको सारे दिन क्लास और प्रैक्टिकल के साथ साथ में, हॉस्पिटल में साथ साथ में उसको पूरा प्रैक्टिस होता है। तो डॉक्टर जब फाइनल ईयर में पहुंचता है तो उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि उसने बस केवल पढ़ा है और इंडस्ट्री उसकी अलग है, वर्किंग। हमारे लिए क्या है कि हमारा कॉलेज अलग है और इंडस्ट्री एकदम अलग है। ठीक, प्रॉब्लम है गैप का। एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। ठीक, गैप कैसे ज्यादा है? गैप कैसा है कि क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो सिलेबस है, पर्टिकुलर कोई एक चीज के लिए नहीं बना है। ठीक, उसमें बहुत सारी चीजें समाप्त की गई हैं, बहुत सारी चीजें उसमें डाली गई हैं। बट कंपनी क्या चाहती है, पहले हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। हाँ, जैसे मैं जब कंपनी में था तो मैं किस तरीके से समझता था कि मुझे कैसा कैंडिडेट चाहिए। तो कंपनी कैंडिडेट ऐसा चाहती है कि जिसे उस वर्क कल्चर के बारे में, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ तो पता हो ना, ABCD कुछ तो पता हो, और फर्स्ट डे से हम उसको कुछ तो बता सकें कि हाँ ठीक है। एक नॉर्मल ट्रेनिंग हर कंपनी 1 मंथ की देती है। ठीक, जितनी भी उसकी SOPs होती है सबकी ट्रेनिंग 1 मंथ कंपनी देती है। बट प्रोफेशनल्स अगर उसको ऐसे मिले जो वो बता सके, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ये नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली SOPs क्या होती है। ठीक, अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट बता सकते हैं, बहुत सारे जो अवेयर बता सकते हैं, बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि 95% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बता सकते एग्जैक्टली SOPs कैसे ड्राफ्ट होती है। ठीक, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। क्योंकि हमारे कॉलेज में प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री के किसी भी एक जॉब रोल के हिसाब से हमें प्रिपरेशन नहीं मिलता है। ठीक, अगर इतना बता दो ना कि सर हम ये आप 5 इक्विपमेंट्स के मैनुअल मुझे दीजिए, अपनी पॉलिसीज मुझे दीजिए, रेगुलेटरी गाइडलाइंस मुझे दीजिए, ये सब मुझे दीजिए, मैं आपको SOPs बना के दे दूंगी, वो आपको जॉब पर रख लेगा। उसको लगेगा कि हाँ इसको पता है, बाकी ट्रेनिंग हम देंगे, इसको हो जाएगा ये। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? गैप कब हो जाता है? कॉलेज अलग रास्ते चल रहा है, इंडस्ट्री अलग रास्ते जा रही है। इंडस्ट्री का तो अपना रास्ता है, इंडस्ट्री को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना और मार्केट में सेल करना, वो तो क्लियर है। बट कॉलेजेस क्यों बने थे? कॉलेजेस बने थे इंडस्ट्री को अच्छे प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करने के लिए, यही मोटिव है। हाँ। और कोई मोटिव तो नहीं है कॉलेजेस का। कॉलेजेस का मोटिव ये है कि इंडस्ट्री में जो लोग जो भी चाहिए, रिसर्च करना हो, मैन्युफैक्चरिंग करना हो, सेल्स करना हो, जो भी करना है, हम अच्छे प्रोफेशनल्स उनको दे सकें। तो इसमें
कॉलेजेस के साथ में अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए उनका हमेशा, कि आपको क्या चाहिए अभी, अच्छा ये चीजें चेंज हुई है तो हम इसको चेंज करते हैं मॉड्यूल्स में, ये क्लॉज हम ऐड करते हैं, हम ये वर्कशॉप कराते हैं, ठीक है, हम अपने बैच में से 5% हो क्यों। तो वो पूरा एकदम अलग है, कोई अच्छा। किसी से कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं है। जो प्रोफेसर्स हैं वो अलग है, आपको बहुत कम प्रोफेसर्स मिलेंगे जिन्होंने इंडस्ट्री के बारे में काम किया होगा। अगर कोई इंडस्ट्री में काम करेगा तो अच्छा अगर होगा तो वही काम करेगा, फिर वो छोड़ के जॉब टीचिंग क्यों करेगा। हाँ। तो ये जो गैप है ये प्रॉब्लम है। अब इन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में हैं, जो आप कर सकते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉलेज में नहीं है, तो वो हमारे लिए दिक्कत करेगी। अब जैसे कि हमें अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना चाहिए, ठीक, आप ठीक है, स्पीकिंग में अच्छी आपकी है, राइटिंग में अच्छी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर स्किल सबकी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर में जो बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं वो सबकी होनी चाहिए, तो वो पता होना चाहिए। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो इनके रेगुलेटरी गाइडलाइंस पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, यूएसएफडीए के, डब्ल्यूएचओ के हैं, पिक्स हैं, आईसीएच हैं, इंडिया का सीडीएस, डब्ल्यूएचओ है, जितना है आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतने सारे हैं, ठीक, ये गाइडलाइंस हैं, इनके अथॉरिटीज हैं, ये इनके ऐसे इन्होंने सारी चीजों को किया हुआ है, किस चीज के बारे में क्या बोलते हैं। तो ये आपको अवेयरनेस होगा। आप अगर अपने प्रोफाइल में इस तरह चीजों को ऐड करेंगे कि हाँ मुझे पता है कि एसओपीज कैसे प्रिपेयर की जाती है, मुझे पता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं, मुझे पता है गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं, वो जीएमपी के बारे में क्या बोलते हैं, जीएलपी के बारे में क्या बोलते हैं। अगर आपने इतना डाटा अपने पास रखा है, अपने रिज्यूम में आपने उसमें से कुछ भी मेंशन किया और आपने उसमें से कुछ भी कॉन्फिडेंटली बता दिया, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी वहां पे। बट क्या होता है कि हमें नहीं, वो गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो हमें नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या बताना है, तो फिर हम कैसे करें, हम कैसे वो रिज्यूम बनाएं कि सामने की जो कंपनी है वो देखे, उसको लगे कि हाँ ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बंदा परफेक्ट है, इसको ये चीजें पता है, इसको अच्छा है, इसको रख लेते हैं। अभी फ्रेशर लेवल पे इसको इतना पता, आगे तो उसको बहुत पता चल जाएगा। तो वो कुछ तो चीजें हाईलाइट होता क्या है, रिज्यूमे कॉपी हो जाती है। एक रिज्यूम किसी ने बनाया, उसमें से बस थोड़ा थोड़ा पर्सनल एड्रेस, पर्सनल डिटेल चेंज कर करके सबने रिज्यूम आपस में चेंज कर लिया, हाँ रिज्यूमे हो गया। फिर उन्होंने बहुत फैंसी किसी एप्लीकेशन से रिज्यूम तो बना लिया, बट उसको मन से नहीं बनाया। एग्जैक्टली हम वो चीजें उसमें लिखें जो हमारे बारे में है ना, क्योंकि हमसे पहले रिज्यूम पहुंचता कहीं पर भी, तो रिज्यूम ओरिजिनल हो तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस थोड़े हो जाते हैं कि हाँ चलो शॉर्टलिस्ट तो हो सकता है, इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। अब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं तो आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई किए हैं, आपका पूरा जो ऑरा है वो उस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से होना चाहिए। आप क्यूए के लिए वो वैकेंसी है, क्यूए के लिए आपने इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं, तो वो दिमाग होना चाहिए कि हाँ अगर मैं क्यूए में आया हूँ, क्यूए के जॉब के लिए, तो मुझे रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, जीएमपी के बारे में पता होना चाहिए, जितनी भी बेसिक चीजें हैं, और क्या क्या इंडिया में हो रहा है, यूएसएफडीए के कितने प्लांट्स इंडिया में, यूएसएफडीए के प्लांट का क्या मतलब है, वो यूएसएफडीए इंडिया में क्यों अपने मेडिसिन बनाती है, या फिर बाकी लोग कैसे काम करते हैं। अगर ये चीजें आपको पता होंगी तो इसका मतलब कि आप अवेयर हैं, आप कॉन्शियस हैं, और फिर वो आपको जॉब मिल सकती है। बट क्या होता है कि फ्रेशर मतलब क्या कि हम बिल्कुल अवेयर नहीं है कुछ चीजों के बारे में, कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं, तो उस अवेयरनेस के लैकिंग की वजह से वो कंपनी जो है ना कनेक्ट नहीं कर पाती है, और इस वजह से उनको लगता है कि ठीक है हम और भी देखते हैं, या फिर हम कुछ एक्सपीरियंस लोगों को ले लेंगे। कुछ कंपनी जो फ्रेशर को मौका देती हैं, बट बहुत सारी कंपनी जो वो इसी चक्कर में, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में काफी मेहनत करना पड़ेगा, वो सोचते हैं कि ठीक है देख लेंगे, वैसे बहुत सारे मार्केट में है, तो ये नुकसान हो जाता है फ्रेशर्स को। सर जितना प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट होता है उतना ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना कि पैकेज कितना मिल रहा है। तो प्लेसमेंट हो जाना और अच्छा पैकेज मिलना तो काफी फर्क हो जाता है ना, कि तो कैसे हम ये कर ले कि हाँ हम अश्योर कर ले अपने आप को, उतना प्रिपेयर कर ले, ट्रेन कर ले कि हमको अच्छा जॉब तो मिले अच्छी कंपनी में, बट पैकेज भी काफी अच्छा मिले। इसमें क्या कि जो गुड कंपनीज है इंडिया की, जो बहुत कंपनियां तो बहुत सारी हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो जो अच्छी कंपनियां होंगी वो पैकेज दे सकती हैं। अब पैकेज में भी, क्योंकि अब देखो चीजें एक दिन में या एक साल में चेंज नहीं होंगी, कुछ डिसएडवांटेज वो तुम लोगों को झेलना पड़ेगा जो पूरा पहले से चला आ रहा है, ठीक है। क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशनल्स का एक कंपनियों के दिमाग में एक ऐसा इमेज बन गया है कि एक तो बहुत सारे हैं, और दूसरा कि बहुत स्पेशलाइज्ड नहीं है। ये
हाँ। पर्टिकुलर ऐसे ट्रेंड नहीं है कि मैं इनको आज ले आऊं और जॉब पे रखूंगा, अगले दिन से मुझे काम करके देंगे। उनके दिमाग में ये चीज घुसा हुआ है, उनके एचआर में तो बहुत खासकर घुसा हुआ है। ठीक, हम उनके एचआर में बोलती थी कि अगर, मतलब बहुत बार हमें ऐसा हो जाता था, ये फार्मर ऑप्शन स्टार्ट करने के पीछे ऐसे नहीं स्टार्ट हुआ, इसके पीछे बहुत लोगों से ऐसे झगड़े हो गए हैं कन्वर्सेशंस में। उन लोगों ने, नहीं फार्मा का क्या है, एक को एक रिज्यूम बोलेंगे 1000 लोग आ जाएंगे। तो वो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि यार ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एबीसीडी कुछ नहीं पता है, इनको टेक्निकल कुछ नहीं पता है, बट फिर भी इनको ऐसा लगता है कि फार्मेसी के लोगों को लाना और जॉब देना इट्स कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक, तो वो इम्प्रेशन पहले से बना हुआ है। वो परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होगा। वो चेंज तब होगा जब हमें वो वैल्यू देने की कुछ तो हमारे पास होगा, रहेगा साथ साथ में। और एक जो चीजें पहले से इंप्रेशन हो जाते हैं ना, उसका फिर जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो सबको झेलना पड़ता है। तो वो परसेप्शन चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे आज के टाइम पे कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो अच्छा पैकेज देना चाह रहे हैं। ठीक, जैसे जो इंफॉर्मेटिक्स वाले हैं तो वो होता है कि हाँ, जो डाटा एनालिस्ट हैं या एनालिसिस का जिनका काम है उनको वो पैकेज अच्छा दे सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो भी ठीक ठाक पैसे, ऐसा नहीं बहुत अच्छा पैकेज वो दे देते हैं, नॉर्मल से पैकेज देंगे, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, ऐसा पैकेज। उसका रीजन ये है कि क्योंकि इस तरह से वो पुराना ट्रेंड चला चला रहा है, और अचानक से ऐसा कुछ तो हुआ नहीं कि अचानक से हम ट्रेंड पूरा चेंज कर देंगे, राइट। बट ये है कि स्टार्ट हुआ, तुमने किसी भी कंपनी में स्टार्ट किया, हो सकता है अच्छा पैकेज ना हो सकता है, कोई कहां से स्टार्ट किया इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पहुंचना ये इंपॉर्टेंट है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए स्टार्टिंग ऐसा होता है कि जैसे 4 लोग हैं हम, तो 4 लोग में से एक को अच्छा जॉब मिल गया, एक को थोड़ा कम मिला, एक को नहीं मिला। जिसको नहीं मिला उसको लगता है कि मैं तो पीछे हो गया, मेरा तो क्या ही होगा लाइफ में। बट ऐसा नहीं है कि अगर हो सकता है तुम्हें 2-3 महीने बाद कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर अगर तुम्हें कुछ छोटा अपॉर्चुनिटी मिलता हो सकता है तुम बाद में उसको चेंज करके बड़ा कर दो, जी है सर। ना। तो मैं ये सबसे कहना चाहूंगा कि अगर स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ है तो ऐसा मत सोचो कि तुम पीछे रह गए कहीं पे, या तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला है। टाइम बहुत है। कब तुम्हें क्या चीजें क्लिक हो जाए, तुम किस कंपनी में हो, तुम्हारा कहाँ से क्या नेटवर्क हो जाए, तुम्हें कहाँ कब कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है। तो अगर किसी को तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा पैकेज मिला और तुम्हें बिल्कुल नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पीछे रह गए। जी। तो ये समझना, छोटी छोटी चीजें अपने पहले, सबसे पहले चीज बिलीफ होना अपने ऊपर जरूरी है ना। माइंडसेट पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। टेक्निकली स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारे जॉब के लिए, बट तुम्हारा मेंटली स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि एक जॉब स्टार्ट होती तो है, वो सब लोगों को पता होगा, हाँ तुम्हारी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, बहुत अच्छा पैकेज मिल गया है, बट वो सस्टेन करने के लिए और वहां पर सही तरीके से लीड करने के लिए वो तुम्हारा मेंटली स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। और अगर आज के एक छोटे से फेलियर से कि मुझे कम पैकेज मिला या फिर मुझे बहुत अच्छी कंपनी नहीं मिली और तुम डिमोटिवेट हो गए, तुमको लगा यार क्या ही होगा मेरा लाइफ में, तो इसका मतलब तुम बहुत लंबे तक जाने के लिए प्रिपेयर नहीं हो। तुम्हें कम पैकेज मिला, तुम्हें अच्छी कंपनी नहीं मिली, तो भी तुम्हें लगना चाहिए कि मैं तो आगे तक जाऊंगा, मैं रास्ते निकालूंगा कहां से निकलना है, बट मैं जाऊंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको अच्छा पैकेज अच्छी कंपनी स्टार्टिंग में मिल जाए। सरकमस्टेंसेस कुछ लोगों के हिसाब से होते हैं तो उनको मिल जाता है, कुछ लोगों के हिसाब से नहीं होता, उनको नहीं मिलता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें ट्राई तो करना चाहिए कि मैं अच्छा से अच्छा ऑफर मिले। आप जितने भी सब, अभी रिक्रूटमेंट भी चेंज हुआ, पहले तो जॉब पोर्टल्स सबसे ज्यादा यूज होते थे जॉब सर्च करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, पर पिछले 2-3 सालों में लिंक्डइन ने सबको पूरा ट्रांसफर कर दिया। तो लिंक्डइन के थ्रू रिक्रूटमेंट ज्यादा होने लगे। रिक्रूटमेंट ज्यादा होने लगे तो कम से कम आपको जॉब वैकेंसीज की नोटिफिकेशन तो लिंक्डइन पर अच्छी मिली जाती है, वहां के थ्रू आप कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं। वहां पे रीच आउट करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका हो सकता है, वॉक इन इंटरव्यू हो सकता है, वहां पे जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप कंपनी को स्टार्ट किया, आपने आपको लगा यार ये तो मुझे 2.53 3.54 का पैकेज मिल रहा है, बट मुझे तो 10 का पैकेज चाहिए था, इससे क्या ही होगा मेरा। तो वो तुम मान लो बस कि एक शुरुआत है तुम्हारी। कोई भी एक कंपनी में स्टार्ट करता है, हमने भी अपना स्टार्टअप किया तो ऐसा नहीं कि पहले दिन से हमने रॉकेट की तरह उड़ गए, है ना। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से बहुत अच्छा हो गया, नहीं, स्टार्टिंग बहुत पीछे गया था। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करता था, एक छोटी सी कंपनी जब मुझे जॉब लगी तो मुझे लगा कि यार अगर मैं सैलरी वाइज सोचता तो मुझे लगता कि ये क्या हो गया लाइफ में, कहाँ पहुंचेंगे इससे। पर मुझे पता था कि हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और आफ्टर सम इयर्स जब हमको मौका मिला मुझे वो काम करने का, तो फिर जो हाईएस्ट पैकेज जो कंपनी ऑफर कर सकती है वो ऑफर हमने लिए। क्यों? अपने स्किल्स पे।
जो हमारा जॉब प्रोफाइल था उसके बेसिस पे, जो असाइनमेंट हमने हैंडल किए उसके बेसिस पे। एल्केम लेबोरेटरीज का बीटा लैक्टम का यूएसएफडीए का प्लांट हम लोगों ने मिलकर रेडी किया था फर्स्ट टाइम यूएसएफडीए अप्रूवल के लिए। तो जब ऐसे असाइनमेंट्स आप क्लियर करते हो ना तो पैकेजेस आपको मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें सबकी लाइफ में आएंगी। शुरुआत में क्या करना चाहिए कि आपको अच्छा पैकेज चाहिए, आपको अच्छी कंपनी चाहिए, कोई बात नहीं, अपने लेवल में प्रिपरेशन करो, एक अच्छा सा रिज्यूम बनाओ, अपनी कंपनियों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, जो भी कुछ चीजें हैं जो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड उसके बारे में अच्छी से जानकारी लो, नॉलेज गैदरिंग करो, अच्छे डाटा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव करो। एक इंटरव्यू गया कोई बात नहीं, दूसरा नहीं मिला कोई बात नहीं, तीसरा नहीं मिला कोई बात नहीं, मगर तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मुझसे हो नहीं रहा है क्या। हो सकता है उनको तुम्हारे जैसा कैंडिडेट नहीं चाहिए होगा। ठीक। एक कंपनी के मैनेजर ने मुझे बोला था तो मैं स्टार्टिंग किया था कि मुझे ना थोड़े से वैसे चाहिए बंदे, बहुत स्मार्ट नहीं चाहिए, थोड़े से धीमे चाहिए, कि कुछ बंदे टीम में धीमे भी होने चाहिए। ये तो टीम में ना बहुत कॉन्फ्लिक्शंस होती है, तो मुझे 2-3 बंदे ऐसे धीमे वाले चाहिए जो फिर मेरी टीम को एक बैलेंस लेके चले। तो क्या पता तुम इंटरव्यू देने गए और उसको धीमा बंदा चाहिए, थोड़ा स्लो बंदा चाहिए, और तुम्हें रिजेक्ट किया, तुमको लग रहा है यार मुझे लिया नहीं इसने, उसके दिमाग में चला, तुम्हें क्या पता, नहीं पता होगा ना, ऐसे तो नहीं पता यही हो जाए कि सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी अलग ही कंपनी, कारण से। हाँ कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको नहीं पता चल सकता। आप सेलेक्ट होते हो तो पता चलेगा हाँ ये रिक्वायरमेंट थी, बट आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो इसका जरूरी नहीं है कि केवल हो सकता है तुम्हारे टेक्निकल साउंड ना हो इसलिए ना हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना होने के। हमें इस पे नहीं जाना कि हम क्यों नहीं हुआ है, वो हटाओ। इंटरव्यू हुआ तुम्हारा, नहीं अच्छा गया, वो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ तुमने गलती की, वो इंप्रूव करो, नेक्स्ट ले जाओ। स्टार्टिंग में अब ऐसा सोचना कि मुझे यही चाहिए, ऐसा ही मुझे चाहिए, जरूरी नहीं है कि वही मिलेगा जो तुम स्टार्टिंग में चाह रहे हो। सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती कभी भी। हो सकता है जो तुम्हें मिले वो तुम्हारे लिए बेटर हो फ्यूचर में, और तुम्हें स्टार्टिंग में पता चलेगा वो। ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे ये फील किए हैं अपने करियर में कि जो चीजें मैं जैसे चाह रहा तो वैसे नहीं मिली है, बट दूसरी तरीके से मिली है, बट मुझे वो बेटर मिली है, उसमें मैंने काफी कुछ कर लिया होगा। तो हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए। जी सर, ये तो काफी सही बात की आपने कि जितना स्किल्स और पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना सेल्फ मोटिवेशन, पेशेंस भी चाहिए इंसान सबसे ज्यादा, क्योंकि जी सर। कि अगर आप बहुत, और सब एक बात और भी है कि जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, जो शायद स्टार्टिंग से टॉप होते रहते हैं अपने क्लासेस में, उनकी आदत होती है कि मैं तो टॉप नहीं रहूंगा या बहुत टेक्निकली साउंड हूं मैं, तो शायद कभी जब उनका सिलेक्शन नहीं होता उनको लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। हाँ हो सकता है कि वो, उसको जरूरत नहीं होगी तुम्हारे जैसे लोगों की, उसको कुछ और चाहिए होगा, नहीं लिया उसने। अभी एक चीज पे अगर हम सेल्फ डाउट करके हट जाएंगे तो ऐसे तो फिर लाइफ चलेंगी नहीं। लाइफ में ऐसे कितने सारे फेज आएंगे जहां पर तुमको फेल्योर, रिजेक्शंस, बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो जी, ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक चीज मिले उस पर रुक गए हम, अब तो नहीं होगा, ये तो हटाओ मैं कुछ और करूंगा। वहां जाओगे वहां पे भी तुमको मिलेगा, कि प्रोसेस है पूरा, ऐसा ही चलता है। ये काफी मतलब काफी एकदम नीडेड एडवाइस था ये आपका। काफी बार मतलब बहुत ही अलग सा एक चीज सुनने में आया कि ऐसे भी होता है कि ये भी रीजंस हो सकते हैं रिजेक्ट होने के। अभी ग्रेजुएशन हो जाता है, काफी बार हम थर्ड ईयर में जाते हैं, हम अपने सीनियर से पूछते हैं ना कि भाई आप क्या करने वाले हो, कुछ बोलते हैं जीपैट जीआरई। मैं उस दिन एक सीनियर से बात कर रही थी, उन्हें कहा भाई आप क्या करने वाले हो अभी बी फार्म होने के बाद, वो कहती है एमबीए करेंगे। तो मैं क्यूरियस हो गई कि मैंने कहा किस चीज में एमबीए करेंगे, तो कहा वो तो नहीं सोचा अभी बट एमबीए करेंगे। तो काफी लोग को ये ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि ठीक है एम फार्म नहीं करना है एमबीए करना है। और कुछ अभी तो काफी मैंने ये भी देखी कि काफी लोग एम फार्म प्लस एमबीए अभी नया कुछ आया है। तो आपका क्या कहना है कि अगर एमबीए करना है सिर्फ तो कौन से इसमें करना चाहिए, किस चीज में करना चाहिए, और मतलब एम फार्म प्लस एमबीए मतलब क्या फर्क दोनों में क्या होता है और किसका क्या फायदा है? देखो, अभी एमबीए एमबीए किस लिए होता है? मैनेजमेंट के लिए सर। मैनेजमेंट के लिए होता है, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम अच्छी कैसे कर सकते हैं उसके लिए होता है। तो हाँ। जो 4 सेगमेंट की हमने बात की थी, एक सेगमेंट बिजनेस मार्केटिंग एंड सेल्स, सेकंड सेगमेंट आर&डी, थर्ड सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ सेगमेंट जो वहां पर रिटेल फार्मेसी और रिटेल चेन और हॉस्पिटल फार्मेसी ये सब होता है। इन 4 सेगमेंट में अगर हम फार्मेसी को देखें तो एमबीए पहले में यूज हो सकता है जहां पर मार्केटिंग एंड सेल्स होता है, एंड फोर्थ में यूज होता है जहां पर रिटेल फार्मेसी का होता है।
वहां पर बहुत जगह हाँ। पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी लोग करते हैं, तो हॉस्पिटल मैनेजर के तौर पे वो लोग वहां पे काम कर सकते हैं। जो हम्म। R&D और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है, इन दोनों में MBA का कोई काम नहीं है। ठीक। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप MBA कर लो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में काम आएगा। वो आ सकता है, बट वो तब आएगा जब आप एक अच्छी कंपनी में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा। तो हो सकता है एट द टाइम ऑफ जब आप मैनेजर या और सीनियर लेवल पे आपको प्रमोट करना हो तो कंसिडरेशन हो सकता है, बट वो भी डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे कि आपने कैसे अपना पूरा जर्नी निकाला है। तो अगर आपको MBA करना है तो फिर आप MBA पर्टिकुलरली मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस, इन सब से रिलेटेड जो भी ट्रेड होते हैं आप उसमें MBA कर सकते हैं। अच्छा। बाकी कुछ भी MBA करके फार्मा में कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब बहुत अब न्यू आया है पिछले 1-2 सालों में, डाटा एनालिटिक्स में बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का है, तो वो भी बिजनेस डेवलपमेंट में ही काम आता है। तो उसमें अगर कुछ आपका MBA है या फिर और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, कोई कोर्स है, तो वो आप कर सकते हैं। बट कोर्स की वजह से इंटरेस्ट मत खोजिए कि मैंने एक कोर्स किया अब मुझे जॉब बताओ, नहीं। बीफॉर्म करने के बाद अगर आपको मास्टर करना है तो सबसे पहले डिसाइड करो कि करना क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट देन डिसाइड योर कोर्स। ऐसे नहीं मुझे MBA करना है, एमफॉर्म करना, फिर MBA करके देखूंगा क्या करूंगा, तब तो गलत हो गया। पहले तुम डिसाइड करो तुम्हें करना क्या है। अगर तुम उनको जो जॉब प्रोवाइड, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें करना क्या, बट वही जॉब जो तुम्हें 10 साल 20 साल करना पड़ेगा, तब तुम सोच के देखो कि यार 20 साल तक वो जॉब होगा तुमसे, उस सेगमेंट में तुम काम करना चाहते हो, उतना तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तब तुम उसमें MBA करने जाओ। अब तुमने MBA कर लिया HR में, बीफार्म MBA HR, क्या करने वाले हो तुम? एज अ फ्रेशर HR तुमको कौन लेने वाला है? मार्केट में दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं, अच्छे से अच्छे, जिनकी मैनेजमेंट SR बहुत अच्छे, उनकी एक्सपर्टीज है, तो तुम्हें नहीं कोई लेने वाला है। अगर तुम HR में जाने वाले हो तो तुम्हारे बीफार्म के जो सारे टेक्निकल चीजें हैं वो तुम्हारे कहाँ काम करने वाली हैं? कुछ नहीं काम आने वाली उसमें। तो तुम्हें काम नहीं आएगी। ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये करने के बाद मुझे जाना कहाँ पर है। ठीक। अब MBA M.Pharm, अब MBA M.Pharm करना साथ में कोई कुछ, मान लो कोई यूनिवर्सिटी लेके आई, कुछ नया लेके आते हैं, अभी तक तो MBA M.Pharm अलग अलग हो रहा है, बहुत लोग परेशान हो, कुछ साथ में लेके आते हैं तो देखते हैं कोर्स कितना बिकेगा, कितना जाएगा, कितना अच्छा चलेगा। उनका भी अपना बिजनेस है, उनका अपना तरीका है, बट तुम्हें ये देखना है कि उसमें से तुम्हें वैल्यू एड क्या मिलेगा, और तुम जो तुम्हें मिलेगा वो तुम कंपनी में दे के कैसे अपने आप को वहां पर हायर करा सकते हो। कि तुम कंपनी क्या बोलोगे कि हाँ मैं MBA की हूँ, M.Pharm की हूँ, पर तुमने M.Pharm किस में किया है? तुमने M.Pharm कोलॉजी में किया। तुमने MBA किस में किया है? तो MBA ऑपरेशन में किया है। तो तुम कोलॉजी को ऑपरेशन को कैसे मैच करोगे? नहीं मैच होगा। वो पर्टिकुलर किसी एक चीज में हो सकता है कि हाँ तुमने फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट तुमने किया साथ साथ में, और उस तुमने फार्मास्यूटिक्स में M.Pharm किया है, तो तुम बोलोगे कि ठीक है हम कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो वहां पर हमको बेनिफिट मिलेगा। बट इतना कॉम्प्लेक्स करके तुमको वहां पर बेनिफिट आई डोंट थिंक कि मिलेगा उतना। थोड़ा क्लियर, इसको सिंपल जितना रखोगे ना उतना आसान मिलेगा। कोर्स वो करो अच्छा। जो तुम्हें एकदम क्लियर समझ में आ रहा हो कि हाँ ये कोर्स करने के बाद मुझे ये बेनिफिट मिलेगा या मुझे यहाँ से ये चीज मिलेगा तो मैं ये करूंगा। बट अगर ये करना कि हाँ ये कर लेता हूँ, कंपनी मुझे बुला लेगी, कंपनी कभी भी कोर्स डिग्री के बेसिस पर नहीं बुला रही किसी को। वो ये देखती है कि ये बंदा मेरे इस सेगमेंट के लिए क्या कर सकता है। तो अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम उस चीज को अपने रिज्यूमे में हाईलाइट करके रखो, क्या मुझे पता है, मैं ये कर सकता हूँ। भले वो छोटी चीज हो बट वो कॉन्फिडेंट होगी, तुमको ये पता है। तुम बोलो कि तुम्हें रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में पता है, तो तुम लिखो तुम्हें रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में पता है, तो बोलो सर आप पूछो मुझसे। फिर वो पूछो तो तुम बताओ। तो फिर वो तुमको ना ले तो उसमें वैसा एक ही रीजन हो सकता है कि शायद उसको स्मार्ट बंदे नहीं चाहिए। ठीक। अच्छा। नहीं तो वो लेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत क्लियर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन नहीं है, ये बहुत क्लियर है। किसी कंपनी को बंदे चाहिए, R&D में काम करना है तो उसका R&D में जो रिसर्च के लिए, साइंटिस्ट के लिए जो टेक्निकल चीजें चाहिए उसको पता होना चाहिए, वो ले लेगा। प्रोडक्शन QA QC में चाहिए तो वहां पे जो सिंपल चीजें पता है और उसका एटीट्यूड अगर मैच करता हूँ चीजें, उसको वो ले लेगा। मार्केटिंग बिजनेस में चाहिए अगर वैसा है तो वो ले लेगा, बट वो कोर चीज उसको दिखनी चाहिए। हाँ। हमारा स्मार्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट होना इंपॉर्टेंट है। जॉब फिटमेंट होगा तो ही आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कंपनी फिटमेंट होना चाहिए, जॉब फिटमेंट होना चाहिए, तो ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बेसिस नहीं मिलेगी तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें सब कुछ पता है, मगर वो पता है जो उसे पता हो, जो उसके लिए चाहिए। तो जी सर। हमको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, सही बात है। तो ही वो क्लियर होगा। इसको नॉलेज इन कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है।
सिंपल रखो एकदम। जी सर, सही है। और काफी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे, एक बार देख लेते हैं। गाइस, लेट्स मेक दिस सेशन ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, टाइप इट हियर, आई विल आस्क इट टू सर। काफी काफी लोग बोल रहे थे, कोई तो कह रही थी कि फार्मास्यूटिकल एमबीए। फार्मास्यूटिकल फार्मा ऑपरेशंस पे एमबीए होते थे, मतलब होते भी होंगे। मैं तो अभी तक कितने सारे, 2-3 मैंने देखे अलग अलग ऑप्शंस, बट मुझे उतना ऑथेंटिक कोई एमबीए अभी तक मिला नहीं। हाँ, अगर आप अच्छा। बिजनेस मार्केटिंग एंड सेल्स में जाना हो देन एमबीए इज ओके, बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग आर&डी में जाने वाले हैं तो एमबीए के पीछे। हाँ, अगर एक मास्टर के तौर पे चाहिए कि मुझे मास्टर करके रखना है, पीजी चाहिए, तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। हेल्थ केयर में भी एमबीए होता है ना सर? हाँ, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में होता है। जी। अभी क्या होता है कि बहुत सारे एमबीबीएस करके भी लोग हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करके हॉस्पिटल, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होते हैं, मैक्स है, फोर्टिस है, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ना, हॉस्पिटल भी तो 5 स्टार होटल्स की तरह होते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भयंकर होता है, तो उनको भी मैनेजर्स चाहिए होते हैं। तो बहुत बार ऐसे लोग मैनेजर्स के तौर पर होते हैं जो डॉक्टर्स को, स्टाफ को, सबको मैनेज कर रहे हैं। जी, एक बार चेक कर लेती हूँ और क्वेश्चंस है क्या किसी के। गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? व्हाट, हाँ, एम फार्म प्लस एमबी अभी सर ने बताया। एक क्वेश्चन आया, कैन आई ज्वाइन हॉस्पिटल फार्मेसी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर? गौतम गौतम इज आस्किंग कि सेकेंड ईयर में हॉस्पिटल फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हॉस्पिटल फार्मेसी जॉब करने के लिए? शायद इसके लिए पूछ रहा हूँ, इंटर्नशिप के लिए, या काफी लोग थर्ड ईयर में इंटर्नशिप हॉस्पिटल फार्मेसी में भी होती है ना, काफी कॉलेजेस करवाते हैं। हाँ, कॉलेजेस कराते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम्हें हॉस्पिटल फार्मेसी फ्यूचर में काम करना है तब तो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होगा, तुम्हें काम भी आएगा। पर अगर तुम्हें जाना हम्म। इंडस्ट्री में है, बट इंडस्ट्री के तौर पे कुछ और नहीं मिल रहा है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी कर लिया तो ठीक है, कर लिया, हम्म। बट वही है ना कि वैल्यू एड नहीं होगा तुमको उससे। तो जस्ट सही बात है। मेक इट क्लियर एवरीथिंग, मेस्ड अप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें करनी पड़ रही, ऑप्शंस नहीं मिल रहा है तो कर लो, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने लेवल पे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और कैसे करनी है। एक इसलिए तो बहुत। अमर सिंह कि बी फार्म के बाद लैब रिलेटेड काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो सोच रहा हूँ एमबीए कर लूँ डाटा साइंस में, हाँ, सब स्किल्स सीख लूँ। अभी क्या, डाटा साइंस बहुत ऐसा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, साइंस लगता है। साइंस से लगता है, बट मैं सबसे बोलूंगा कि डाटा साइंस का ना यूडेमी पे जाके पहले डाटा साइंस का 300 का एक कोर्स ले लो। पहले 300 का कोर्स मिलेगा, आई थिंक 350 360 ऐसे घूमता रहता है उनका। हाँ वो कोर्स लेके एक बार पढ़ लो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली उस कोर्स में जाने में क्या करना है तुम्हें। जी। आज के टाइम पे ये केवल ऐड देख के कि ये डाटा साइंस है और नेक्स्ट चीज डाटा साइंस ही है और अपग्रेड का बहुत सारे ऐड आते रहते हैं। तो मैं बोलूंगा कि जिसको डाटा साइंस में करना है, डाटा साइंस इट्स एब्सोल्युटली मतलब परफेक्ट थिंग है। हर एक इंडस्ट्री में डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, सारी चीजें एक दूसरे से एक ही हैं। उनकी जरूरत पड़ेगी, डाटा बहुत सारा है, बट उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना है वो तो एक पर्सन बताएगा। बट हाँ, किसको अगर डाटा साइंस में जाना है तो मुझे बस आपको एक ही सजेशन है कि बिल्कुल जाओ, अच्छे से जाओ, बट उसके पहले समझ लो कि एग्जैक्टली डाटा साइंस का वर्क फाइल क्या होता है, डाटा साइंस के अंदर क्या करना पड़ता है, कैसे डाटा आते हैं, कैसे क्लीनिंग होती है, कैसे रिपोर्टिंग होती है, कैसे उससे चार्ट बना, मतलब जितनी भी चीजें उसकी होती हैं, और कैसे रिपोर्ट्स बनाने के बाद आपको कंपनी को क्या देना पड़ेगा। जी सर। वो आपसे इनपुट लेगी कि आपको हमने डाटा तो दिया, बट आप हमें सजेस्ट करो कि हम क्या करें, हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे चेंज करनी चाहिए एज पर दिस डाटा जो हमने आपको दिया है। तो ये जॉब रोल क्लियर रखो कि तुम्हारा बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला किसी भी कंपनी के लिए। अगर तुम एज ए डाटा साइंस अच्छा अर्न करना चाहते हो तो तुम्हें ये एकदम पता होना चाहिए कि ये डाटा मेरे पास है, अब मैं किसी को सजेस्ट कर सकता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज डाटा आपको ये करना चाहिए। अगर आपके अंदर इतना क्लैरिटी है, इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चीजों को आप कर सकते हो, तो फिर बिल्कुल जाओ, परफेक्ट है आपके लिए। जी सर। और तो कोई क्वेश्चंस, सारा ही कुछ कवर कर लिया आपने, तो क्वेश्चंस तो शायद ही हो गया अभी कुछ लास्ट मिनट। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू, वाइजर
attrition in the pharmaceutical industry, and what is the upcoming industry? डोंट क्या समझ नहीं आया मुझे भी नहीं समझ में आया। अपकमिंग इंडस्ट्री अब जॉब स्कोप किस में ज्यादा है शायद, या अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज किस में ज्यादा है देखो शायद। ठीक है, पूछना चाह रहा जितना है। समझ रहा हूँ उसके बेसिस पे मैं बोलता हूँ। जी जो अभी सबको पता है कि इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ से मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक, ये चीज तो भी हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग तो काफी हो रही, मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी भी। दूसरी चीज जो इंडिया में सबसे ज्यादा अब नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में ऐड होगा वो है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में इंडिया अभी काफी पीछे है। ठीक, हम टॉप 10 में नहीं आते हैं। बहुत सारे, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च के लिए ना हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। हेल्थ केयर जितना अच्छा होगा चेन, उतना अच्छा उस किसी भी कंट्री में क्लिनिकल रिसर्च हो सकता है। तो एक सेगमेंट ये है जो इंडिया में पूरा अभी इसका स्कोप है, ये ऐड होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, कि जितनी भी ये डिजिटल एरा आने की इसकी वजह से जो कुछ और जॉब क्रिएशन होती हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन जो सेल्स एंड मार्केटिंग ये सब सारी चीजें हैं, ये बहुत सारे डिजिटलाइज होती चले जा रही हैं। डॉक्टर्स को अप्रोच करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो वो एक मिनट, वो सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। अगर कोई चाहता है कि हाँ ठीक है, मुझे टेक्नोलॉजीज में, डाटा में, डिजिटली ये सारी चीजें बहुत पसंद है, डिजाइनिंग पसंद है और प्रेजेंटेशन करना पसंद है और ये सब पसंद है, तो ठीक है, तुमको पता होगा कि गूगल है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक 48 आवर्स का कोर्स है, वो फ्री है। अगर किसी को मार्केटिंग एंड सेल्स में जाना है तो वो आप एक सर्टिफिकेट लेके रखिए ना अच्छे से, थोड़े जो बेसिक्स है वो क्लियर करिए, फिर आप बता सकते हैं कि सर आई हैव एन आइडिया, और अगर हमें रूरल एरियाज में या सिटीज में कम डॉक्टर्स को अप्रोच करना है तो फिर हम इस तरीके से टेम्पलेट्स, इस तरीके से ब्लॉग्स, इस तरीके से प्रेजेंटेशन बना के, वीडियो एडिटिंग, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें उस तरीके से आप उनको दे सकते हैं। तो अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आप उनको सजेस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो ऐड होती जा रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता रहा है, ये सब चीजें आएंगी तो उनका एप्लीकेशन होगा कमर्शियलाइजेशन में, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च में। तो इनका जब इनकॉर्पोरेशन होगा इन सब इंडस्ट्रीज में तो इनके प्रोफेशनल्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी मशीनरी आती, कितना भी ऑटोमेशन होता, बट उनको हैंडल करने के लिए, उनका कैलिब्रेशन करने के लिए, उनका वैलिडेशन करने के लिए भी प्रोफेशनल होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज लाके ऑटोमेशन ऐड कर दिया, एआई ऐड कर दिया, उसके बाद कोई वैलिडेशन नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें बहुत आती जाएंगी, बट आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर होना है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ एआई कौन कौन सी कंपनीज यूज कर रही हैं, कहाँ पे यूज कर रही हैं, कैसे यूज कर रही हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर हम इनके बारे में आपको पता होगा तो हो सकता है किसी कंपनी में जब रिक्वायरमेंट आए और आपको क्योंकि पता है तो आप 1-2 कैंडिडेट में से आप ही एक कैंडिडेट जिनको इसके बारे में कुछ अवेयरनेस है और आपको मौका मिल सकता है। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है आशिता का कि सर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एमबीए इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट, इज इट अ गुड प्लेस टू गो फॉर मास्टर्स? नेशनल फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट, सॉरी मैं इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा मैं। इन्होंने एडमिशन ले लिया या ये लेने वाले हैं? शायद क्वेश्चन होगा। आशिता, you can surely go on Sir's YouTube channel and website and mail him for your query. Sir will get back to you. Definitely. Yes sir. तो नायपर, she is saying नायपर में है अवेलेबल शायद। तो उसके लिए पूछने की जरूरत ही नहीं फिर। नायपर पे तो हम कम से कम भरोसा कर सकते हैं। जी सर। चलिए यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स तो आपने कवर कर लिए, क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन श्योरली विजिट सर्स यूट्यूब चैनल, ही हैज वेरी नाइस वीडियोस, सब डिटेल में सर ने बताया है। फार्मा रेवोल्यूशन यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, एंड सर का वेबसाइट भी है। यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस देयर एंड सर विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा, काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें पता ही नहीं थी, जो पता होनी चाहिए, वो आज आपसे हमें पता चली। वेरी थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। लेट्स